अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई ऑन स्काई 742 पर। आज हमने चंद मौज़ूआत चुने जिन पर गुफ्तगू करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा कर रहे हैं 2 दिन, और वो इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं। अ, नरेंद्र मोदी ने उनका जहाज पर इस्तकबाल किया और दोनों ने एक ही कार में सफर किया। सवाल ये पैदा होता है कि ये दौरा कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो मई के महीने में पाकिस्तान के साथ जंग हुई है, उसके बाद भारत नए हथियार ढूंढ रहा है ताकि खुदा न खास्ता कोई जंग मजीद होती है तो उसको किस तरह उससे उसका मुकाबला किया जा सके। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसको चीन कैसे देख रहा है, और अमेरिका जिसने वायदा कर रखा है, स्ट्रेटेजिक वायदा कर रखा है, सिविल दफाई वायदा कर रखा है भारत के साथ, वो इसको किस तरह अमेरिका देख रहा होगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का 5 साल के लिए नोटिफिकेशन हो गया है, और ज़ाहिर है वो सीडीएफ कमांडर डिफेंस फोर्सेस तैनात हो चुके हैं, और साथ में एयर मार्शल का भी 2 साल एक्स्ट्रा उनको एक्सटेंशन दी गई है। ये चाय की प्याली में जो तूफान था 27-28 अक्टूबर से आज तक, क्या पाकिस्तान के हालात अगले 5 साल ऐसे ही रहेंगे? जहां एक ऐसा मुल्क जहां की सियासत हर रोज बदलती है, सुबह कुछ होती है, शाम कुछ होती है, तो ये जो बंदोबस्त है हुकूमती, ये क्या इसी तरह चलेगा? और क्या वजूहात बनी कि ये जो नोटिफिकेशन था ये लेट हुआ? इस पर आज बात करेंगे। और साथ में जो मौजूदा बंदोबस्त है, उसमें अगर फील्ड मार्शल साहब या सीडीएफ साहब कैरी ऑन कंटिन्यू करते हैं तो इमरान खान साहब के लिए सख्तियां मजीद बढ़ेंगी। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, इस पर सैर अफसल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में इमिग्रेशन की पॉलिसियां तब्दील हो रही हैं, बहुत सारे मुल्कों पर पाबंदियां लगी हैं, इसकी तफसीलात क्या है और पाकिस्तानी इससे कितने मुतासर होंगे। आजाद कश्मीर में पुरानी क्या कहते हैं हुकूमत को ही रीशफल करके एक नया वजीर आजम लाया गया है, और फिर जो अवामी एक्शन कमेटी थी जिसका बड़ा जोर था, उसका जोर टूटता हुआ मुझे नजर आता है, चूंकि शौकत नवाज मीर के घर फैसल राठौर साहब चले गए और उन पर भी तनकीद हो रही है। और फिर अपोजिशन जो मुस्लिम लीग नून थी, उसने हुकूमत बनाने में भी वोट दिया, और फिर 14 पीटीआई के जो लोयल इस वक्त वफादार रह गए हैं, वो एक तरफ है और वो उनका अपोजिशन लीडर नहीं बन सका। और अतीक साहब, सरदार अतीक साबिक वजीर आजम, उनकी मदद से 1 वोट से 9 वोटों वाला अपोजिशन लीडर तैनात हो चुके हैं, जनाब शाह गुलाम कादर साहब। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला पाकिस्तान, उन्होंने इस्लामाबाद में ब्रिटिश हाई कमीशन को एक डोसिया दिया है जेन मैरियट को आज, और उनसे मुतालबा किया गया है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर और मेजर आजर राजा को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, क्योंकि वो बाहर बैठकर पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं। और पाकिस्तान इस हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई बरतानिया अपनी सारी रवैयात तोड़कर ये शहजाद अकबर और मेजर आदर राजा को पाकिस्तान के हवाले करेगा, या फिर ये सिर्फ एक फोटो सेशन था। ये हमारे आज के कुछ मौज़ूआत है। और क्या बरतानिया का पाकिस्तान के साथ कैदियों का या इस तरह के मुजरमों का कोई मायदा भी मौजूद है या नहीं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जरा पाकिस्तान के जो सीडीएफ हैं, जनाब आसिम मुनीर साहब, उनकी तैनाती हो गई है 5 साल के लिए। तो क्या हालात, हुकूमती जो बंदोबस्त है वो इसी तरह रहेगा या नहीं रहेगा? मैं मेहमानों का तारफ करवाता चलूं। मुझे अमेरिका से ज्वाइन किया है जनाब जावेद राठौर साहब ने, सीनियर तजिया निगार हैं और पहले भी मेरे प्रोग्रामों में आते रहे। ताओ कुरैशी साहब मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, आर्थर हैं, राइटर हैं, थिंक टैंक बनाया हुआ है फर्ड के नाम से, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से, लंदन बेस्ड है और माशाल्लाह बड़े वोकल हैं। इजाज अब्बासी साहब इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन किया, उन्होंने अपना एक एनालिसिस देते हैं और सदाई चनार अखबार के एडिटर हैं, और माशाल्लाह बड़े जबरदस्त बोलते हैं, और उसके अलावा तजिए अपने बड़े खास देते हैं। मैं अगर आपसे शुरू करूं तो कुरैशी साहब,
What do you see कि ये 27-28 तारीख को हो जाना चाहिए था और ये 6-7 दिन लेट हुआ, फिर फेक न्यूज चलाई गई, फेक किस्म का चलाया गया, फिर कहा गया कि नवाज शरीफ सब नहीं मान रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन हो गया. क्वेश्चन इज दिस, ये जो हुकूमती बंदोबस्त है ऐसे ही रहेगा, बिजनेस एज यूजुअल? जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा मुल्क जिसकी सियासत हर रोज बदलती है कि ये इसमें तब्दीली होगी और फिर एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी सिविल अरेंजमेंट है उसका पेज एक ही है या फट जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही एक अहम सवाल है। देखिए शिराज साहब, पाकिस्तान में मैं अब समझता हूँ कि मासवाए पीटीआई की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको ज़रा अगर थोड़ा सा हम साइड पर कर दें तो बाकी तो तमाम पार्टीज इस पर इत्तेफाक कर चुकी हैं। जो करंट जो अरेंजमेंट है, सिविल और एस्टेब्लिशमेंट की जो पार्टनरशिप है, इसको ही मेरे ख्याल में अब एक अप्रोप्रिएट सिस्टम के तहत देखा जा रहा है। और जब पीटीआई की हुकूमत थी तो मेरे ख्याल में उस वक्त वो भी यही कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक ही पेज पर हैं। तो अगर उसको पिछले दौरे हुकूमत जो पीटीआई का था और जो करंट सिनारियो है, इनको अगर मर्ज किया जाए तो मैं मेरे ख्याल में ये कह सकता हूं कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी एम्बिग्विटी इन एनी पॉलिटिकल पार्टी कि ये सिस्टम अब रुकने वाला है, ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। अच्छा, वहां तो वही चलेगा, उनकी जो ताकतवर हल्के हैं, लेकिन हुकूमत का कोई में तब्दीली किसी किस्म की कोई क्रैक्स आ सकते हैं, कोई नहीं, रिफ्ट आ सकती है? मेरे ख्याल में शिराज साहब, ये ना तो अरबाब इख्तियार जो हैं ना उनके हक में जाएगा कि अरबाब इक्तदार को वो तब्दील करें, और अरबाब इक्तदार जो हैं वो तो चाहते ही नहीं किसी भी तरीके से उनका जो वो जो लक्शोरियस जो लाइफ गुजर रही है पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की और उनके जो दूसरे सियासतदान हैं पार्टीज के अंदर, आई डोंट थिंक कि वो ऐसा करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हो और किसी दूसरी पार्टी को स्पेस मिले। पर्टिकुलरली पीटीआई को ना तो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है जो अरबाब इख्तियार है, और ना ही पॉलिटिकल पार्टी जो कि अरबाब इख्तियार है वो चाहती है। तो ये जो मौजूदा अरेंजमेंट है आपके बकौल 5 साल इसी तरह चलेगा, यानी इलेक्शन भी ये इसमें अगर 5 हो जाए साल नहीं तब जी, भी? ये 5 साल नहीं। अब मेरी राय में तो जब आपने फील्ड मार्शल बना दिया है तो, और जो सीडीएस का जो अभी जो हुआ है ऑर्डर, आप ये देखिए, ये जो हमारे यहाँ जो बर्तानिया के अंदर भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है उसकी पावर ज्यादा होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पावर नहीं होती है उतनी। ठीक है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द लोअर रैंक देन द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन द यूके। तो अब हमने भी वहां पाकिस्तान में भी उसी सिस्टम को फॉलो कर लिया है। ठीक हो गया सर, जवाब आ गया, जवाब आ गया. ऐसे ही चलेगा। एजाज 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 साहब से पूछ लिया. एजाज साहब ये बताएं कि तौक रईस साहब ये सुजेस्ट कर रहे हैं कि पीटीआई के मुकाबले में जितनी भी फोर्सेस हैं वो मिलकर ही चलेंगे, यानी जरदारी साहब भी मिलकर चलेंगे, वजीर दाखिला भी यही रहेगा, वजीर खजाना भी यही रहेगा, इकानमी भी इसी तरह चलेगी, यानी सारी बाकी फोर्सेस जो है वो मिलकर ही चलेंगी, क्योंकि उनकी बका इसी में है कि साथ लगे रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें और इंजॉय करें वट एवर दे कैन गेन. आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है? मैं बहुत शुक्रिया खान साहब, और मैं कुरैशी साहब का भी और राठौर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और इनको वेलकम भी कहता हूं। थैंक यू. बजाय तो सूरत हाल यही नजर आती है कि ये सिस्टम ऐसा चलता रहेगा, लेकिन सीडीएफ की तकर्री में जो 5-7 दिन की ताखीर हुई है उससे एक तासर ये उभरा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो पहले बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज थी, बहुत ज्यादा यानी बाद मामला में बेख्तियार नजर आ रही थी, अब इन्होंने कुछ चीजें इस तकर्री में ताखीर करके कुछ चीजों में शायद कुछ फायदे हासिल कर लिए हैं, कुछ पावर हासिल कर ली है, कुछ रेस्टोर कर ली है अपनी वो खोई हुई ताकत। अब इसके साथ जुड़ी हुई जो बाकी तकर्रियां हैं वो सामने जब आएंगी तो फिर ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। लेकिन फिलहाल ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में ये सेटअप चलता रहेगा। लेकिन आपको याद होगा
कि पाकिस्तान में जब चीजें बदलती हैं तो फिर पता नहीं चलता, वो बहुत तेजी के साथ चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं और आनन फानन भी बदल जाती हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो सियासी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान और बिलखुसूस CDF आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के दरमियान जो इस तकर्री नोटिफिकेशन के ऊपर ताखीर हुई है, बात हल्के ये बात कहते हैं कि कुछ गलतफहमियों ने जन्म लिया है और ये गलतफहमियां आने वाले दिनों में अगर इस पर काबू न पाया गया तो ये फिर बढ़ सकती हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाकर सामने आएंगे। और अगर कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं तो फिर इससे हो सकता है PTI वालों के लिए भी खैर का पहलू निकल आए। लेकिन अगर इस सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया गया तो फिर ये सिस्टम कुछ टाइम तक चलता रहेगा। अब कितनी देर चलेगा, ये गलतफहमी मजीद बढ़ती हैं या यहाँ रुक जाती हैं या कम होती हैं, ये देखा जाएगा। और आने वाले दौर में ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से जुड़ी हुई कुछ और तकर्रियां जब वो सामने आएगी तो फिर सही प्रेडिक्ट किया जा सकेगा। यानी आप ये फिर सुजेस्ट कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं क्या कुछ, सूरत-ए-हाल बनती है। आप ये कह रहे हैं कि ये 28वीं तरमीम का वाइस चीफ आना है। ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है, इसमें चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टाफ जो है वो भी एक जनरल होते हैं, उनकी तकर्री है। ISI चीफ की तकर्री होनी है, वो भी साथ ही होगी। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तकर्री है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसके साथ वो जो फदाइया के चीफ को तो उन्होंने 2 साल की मजीद सन 26 से अगले महीने यानी मार्च से स्टार्ट होगी तो 2 साल 3 साल मिलाकर 5 साल बन जाएगी, वो तो दे दी है। लेकिन ये तकर्रियां इतला ये फैली हुई थी कि कुछ हुकूमत और आर्मी चीफ के दरमियान कुछ चीजों पर छोटे मोटे ग्रीवेंसेस थे। कुछ इस तरह की जो तकर्रियां होनी है अभी, उन पर हुकूमत चाह रही थी कि उनकी मर्जी और उनकी वो फेवरेट वाले बंदे भी कुछ चाहने चाहिए। और अगर ये तकर्रियां सामने आएंगी तो पता चलेगा कि हुकूमत को इसमें कितनी कामयाबी मिली है और दूसरी तरफ पावर कितनी मुंतकिल हुई है और वहां बची है और इस तरफ कितनी आई है, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। यानी इसके इम्तिहान अभी बाकी हैं। जावेद राठौर साहब, जावेद राठौर साहब, यहाँ सवाल ये उठता है कि पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का, हुकूमत का हिस्सा है, अलॉन्ग विद नून लीग, जो भी बंदोबस्त है। तो इजाज अब्बासी साहब के मुताबिक और तौक कुरैशी साहब के मुताबिक, यानी जो 18वीं तरमीम हुई थी जिसमें NFC अवार्ड पीपल्स पार्टी के दौर में सूबों को मुंतकिल किया गया था, 28वीं तरमीम में मुजवजा तौर पर कहा यह जा रहा है कि सूबों को मिलने वाला वो NFC अवार्ड वापस लेकर फेडरेशन को दिया जाए, उसको कम किया जाए। और फिर साथ में जो नए सूबे हैं वो भी बनेंगे, यानी कराची सिंध भी तकसीम होगा और पंजाब जो बहुत बड़ा है जिसका 60% बजट खाली खर्च हो जाता है लाहौर सेंट्रल पंजाब के ऊपर, वहां मुस्लिम लीग चुप साध लेगी कि वो एग्री कर जाएगी कि ये सूबे वाकई बन जाए पंजाब में, चूंकि मुस्लिम लीग का पावर बेस और वोट बैंक पंजाब ही है। तो ये चीजें एज यूजुअल चलने वाली, आप समझते हैं कि इसमें कुछ दरारें आएंगी, निजाम अचकोले खाएगा, बंदोबस्त कप्पल कर जाएगा, गिर जाएगा? आप क्या समझते हैं? जी, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब को और कुरैशी साहब को मेरी तरफ से सलाम। देखिए, बात यह है कि इसमें एक जो चीज है वो कुरैशी साहब ने कहा कि ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, अब्बासी साहब का भी ये ख्याल था कि बज़ाहिर ऐसे ही चलेगा। मेरा भी ये ख्याल है कि बज़ाहिर तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती। अब बात यह है कि इस सारे सिस्टम को अवाम की किस हद तक पज़ीराई है। मैटर अवाम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवाम मैटर नहीं करते। लेकिन अगर हालात बदले तो बड़ी शिद्दत से बदलेंगे और तेजी से बदलेंगे और यकसर बदलेंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो मेरा ख्याल है कि अब जब उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया तो अब इससे पहले कि उन्होंने कोई कंप्रोमाइज भी किया, कुछ सीट के ऊपर ले दे भी हुई, लेकिन होगा वही जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। और ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो आपकी अमेंडमेंट से 18वीं तरमीम वाली, ये वो भी करेंगे, 28वीं तरमीम भी करेंगे। और अगर सूबों के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि सूबे बनाने, तो फिर भी करेंगे।
उसकी वजह यह कि अभी जो लोग हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिक्स में इनके मसाइल हैं, एक मसला तो यह है कि इनकी अवाम के अंदर कोई जो है वो रेलिवेंस नहीं है, अवाम की हमायत हासिल नहीं है इन्हें। फिर दूसरी तरफ इनके सामने इमरान खान है, जो अगर इमरान खान को छोड़ दिया तो फिर इनको अपना जो है वो नजर आता है, अपना फ्यूचर। तो इनका जो इनकी सर्वाइवल है वो इसी में है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे बच्चे बन के चलें और वो चलते रहेंगे। ये बड़ा सिंपल एनालिसिस है मेरा। तो इनकी यानी नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग की सियासत का या पीपल्स पार्टी का रिवाइवल अवाम में होने वाला नहीं है आपके नुक्ता नजर के मुताबिक, सिर्फ ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम की परवाह नहीं है। देखिए, अवाम में हो सकती है रेलिवेंस, लेकिन अवाम में रेलिवेंस जो होती है ना लीडर्स की, वो रेलिवेंस होती है उनकी कन्विक्शन की वजह से, उनके प्रिंसिपल्स की वजह से, उनके स्टैंड की वजह से। लेकिन इनके पास तो कोई स्टैंड नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो अवाम कैसे तस्लीम कर लेंगे? नामुमकिन है। अच्छा, जो इमरान खान का स्टांस आर्मी चीफ के CDF बनने के हवाले से था, जो उनका मैसेज बाहर आया उनकी बैन के मुताबिक, आप समझते हैं कि उन्होंने मौजूदा सिचुएशन से बिल्कुल उसको आप अलग थलग रहने के लिए ऐसा बयान दिया? देखिए, इमरान खान की एक खास पर्सनैलिटी है और वो फाइटर है, बगैर सोचे समझे फाइट करने वाला बंदा है। इसी वजह से वो जेल में भी है कि वो अपना जो भी मौकफ रखते हैं उसके ऊपर वो हटदरम रहते हैं और वो परवाह नहीं करते कि नतायज क्या होंगे। उनको नतायज की फिक्र नहीं है। मेरा ख्याल है उस बंदे का शायद खुदा के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव है या अपनी जात के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव है। लेकिन वो बंदा, आप जिस तरह से वो जेल में रह रहा है, यहाँ एक हमारे दोस्त हैं वो पाकिस्तान में वजीर बने, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये जनरल साहब इनके दोस्त भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये 30 दिन जो 15 दिन से बढ़ाकर नैब की मुद्दत 30 दिन क्यों कर दी गई है? तो वो मुझे कहने लगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि इमरान खान 15 दिनों में काबू नहीं आएगा, ये 30 दिन के अंदर काबू आ जाएगा। मैंने कहा यार, कितने जो है अहमक लोग हैं जो ये समझते हैं जब इंसान फैसला कर लेता है ना किसी चीज का, तो फिर उसको 15 दिन 20 दिन या 2 साल 4 साल से फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है ये चीज समझने से ये कासिर है कि इमरान खान फैसला कर चुका है कि उसने चाहे वो जेल में डेथ हो जाए वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अब मैं समझता हूं कि जो भी फैसला करना है वो इन्होंने फैसला करना है, क्योंकि इख्तियार इनके पास है, ताकत इनके पास है कि ऐसे निजाम को चलाना या पाकिस्तान के अवाम को कोई स्पेस देनी है कि नहीं देनी। लेकिन जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको तो पता होना चाहिए कि जो इकॉनमी है वो नहीं चल रही है, इंडस्ट्री खत्म हो गई है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अभी लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, वीजों पर खुद पाबंदी लगा दी है कि चूंकि पैसे यहाँ से जा रहे हैं, ब्रांड ड्रेन जा रहा है। ये इसको आप चेक कीजिएगा कि दुबई और इन मुल्कों में, गल्फ कंट्री के अंदर हमारे पाकिस्तानियों के वीजे नहीं लग रहे हैं वर्क के लिए, विजिट के लिए, उनको पाबंदी है। और ये अब मसला ये है कि FIA और दिगर जो अदारे हैं वो मिलकर वीजे इशू करवाते हैं और लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वो उन्हें ऑफ लोड कर दिया जाता है। मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला है वो कहते हैं आपके पास पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, गाड़ी चलानी आती है? आप इसमें दो चीजें, एक तो आपने कहा कि इनको मालूम है या नहीं है। मालूम अगर आपको है, मुझे है, तो उन्हें भी मालूम है। बात सिर्फ ये है कि वो अपने मफादात के लिए या अपनी सियासत के लिए या अपने मिशन के लिए वो स्टेट ऑफ डिनाइल में, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना, हलाक का अदराक करके उसको फेस करना, ये इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है आपको, और बहुत बड़ा दिमाग चाहिए होता है कि आप चीजों को तस्लीम करके एम्ब्रेस कर लें रियलिटी को। लेकिन हर शख्स रियलिटी को एम्ब्रेस नहीं कर सकता। वो जो लोग स्टबन हो जाते हैं ना, वो कहते हैं हम ही सही हैं और हमारा मौकफ दुरुस्त है। तो इसी तरह पाकिस्तान में यही सूरत हाल है कि जिसके पास ताकत है वो ठीक है। आगे जी आगे अच्छा, तो रईसी साहब, पार्लियामेंट तो इनफैक्ट डिसफंक्शनल है समझे और अवाम भी इससे इररेलेवेंट ही समझे, चूंकि अदारा तो पार्लियामेंट ही है जो आयन का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वहां चीजें डिस्कस होती हैं, एम्बिग्युइटी खत्म होती है, डायलॉग्स होते हैं।
इसी तरह जुडिशरी का भी आप देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल अथॉरिटी नहीं रही है, वो अदालती जो आईनी अदालत है वो फैसले करेगी। तो इनफैक्ट अवाम और निज़ाम दो मुख्तलिफ रास्तों पे चल पड़े हैं, और जो स्टेक होल्डर है उनको इस चीज का अदराक नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि इनको पावर दी जाए, अवाम को इम्पोर्टेंस दी जाए। मैं जी, ये बहुत ही आपका क्रिटिकल क्वेश्चन है। मैं इसका जो इल्ज़ाम है ना, हालांकि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये ना समझा जाए कि जी मैं एक पार्टी की हिमायत कर रहा हूँ। आप फैसल वाडा की पार्टी के भी नहीं है? किसी की पार्टी से जो है ना मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और चलो क्लियर हो गया। पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। पाकिस्तान में मफाद में कोई काम करेगा, कोई भी हो वो, तो हम उसी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और उसी के साथ ही चलेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। मैंने लाइटर बोर्ड में कह दिया, हमारे एग्जिस्टेंस की गारंटी है पाकिस्तान। देखिए जी, मैं इसका कसूरवार खान साहब को कहता हूं। इमरान खान साहब एक पढ़े लिखे आदमी थे। इन्होंने जब साल 1.5 साल वो गली की स्ट्रीट वाली जो है वो पॉलिटिक्स शुरू कर दी और गलत नामों से सियासतदानों को बुलाना शुरू किया, और हर लोग ये कहते हैं कि तू आ पाकिस्तान तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं ये बंद कर दूंगा, वो कर दूंगा, जैसे वो माजे साजे वाले जो डायलॉग होते हैं। तो खान साहब को ये पैगाम दिया गया था। मैंने 1 साल बाद कह दिया था कि खान साहब, यू नीड टू हैव ए डायलॉग विद पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप। अगर वो चोर हैं तो तुम उनको अंदर करो, फिर उनको सजा दिलवाओ। सजा दिलवा नहीं सकते हो तो फिर यू हैव टू हैव डायलॉग विद देम। खान साहब ने सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, ये सारे चोर है, मैं डायलॉग नहीं करूंगा। खान साहब अपनी पार्टी में उनके छोड़े हुए जो चोर थे उन सबको अपने अंदर दाखिल कर लिया। अब खान साहब स्टबन है, बिल्कुल हट धर्म है। उन्होंने इस चीज का सोचा ही नहीं कि यार अभी मैं नया वजीर आजम हूं, पहली दफा मुझे चांस मिला है, मैं तमाम इदारों के साथ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करके अवाम को कुछ दूं। अगर ये कुछ दे देते तो अभी भी आप देखें जितनी खान साहब को पजीराई मिल रही है अवाम में, इनको 99% मिल जाती पजीराई। लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ के चले जाते। पार्लियामेंट और निजाम के ऊपर आ जाए। खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो उनकी बात करेंगे, जरा उसको जवाब। खान साहब बाहर नहीं निकलते, ये तो आप भूल जाइए। खान साहब देखिए, खान साहब कहते हैं जी मैं इनके से डायलॉग करना चाहता हूं जिनके पास इख्तियार है। देखिए, कभी भी जो अरबाबे जो इख्तियार हैं वो इनके साथ ओपन डायलॉग नहीं करेंगे। अंदरूने खाना इनकी जो लीडरशिप इस वक्त खड़ी है वो डायलॉग करना चाहती है, लेकिन वो डायलॉग नहीं करते। तो इनको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ही डायलॉग करके दे नीड टू मेक इनवेज कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप को दोबारा दाखिल करें। you think the problem और इक़्तिदार दोनों को इकट्ठा करके किसी तरीके से वापस स्टेज पर आए। जी, आप क्या कह रहे थे? You think that Imran Khan is a problem of this system, then they're not the stakeholders? नहीं, मैंने कहा कि ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं खान साहब because of Imran Khan, देखिए कुरैशी साहब, आप 100% इमरान खान को नहीं मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान की हुकूमत कायम रहती तो वो पॉपुलैरिटी लूज कर रहे थे, वो इलेक्शन हार रहे थे। अगर बाजवा साहब उनको वक्त से पहले घर ना भेजते तो इमरान खान की ये पॉपुलैरिटी नहीं होना थी। इसमें कसूर इमरान खान का भी है और कसूर जो है बाकी लोगों का भी है। इमरान खान ने भी सबको दीवार के साथ लगाया। आज सारे मिलके इमरान खान को दीवार से लगा रहे हैं। ये पूरे सिस्टम का और सबका कसूर है, इसमें किसी एक पार्टी का नहीं है, सबका। ये राठौर साहब की बात बहुत अच्छी है, बहुत अहम है। मैंने ये नहीं कहा कि जी 100% उनका कसूर है। पॉलिटिकल सिस्टम को जो डीरेल कर दिया गया है, मैं ये समझता हूं कि ये स्टबर्ननेस की वजह से हुआ है। लोगों को मौका मिला है। अब ये देखिए ना कि राना सनाउल्लाह आपका वजीर कानून था और उसके जो है गाड़ी से 19 केजी या पता नहीं कितने केजी हेरोइन मिली। अब किसी भी बंदे ने ये क्वेश्चन रेज किया है, किसी चीफ जस्टिस ने या जस्टिस ने सो मोटो नोटिस लिया है कि भाई वो जिस बंदे ने इतने किलो हेरोइन निकाली वो बंदा कहां गया है? उस बंदे के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? तो खान साहब चुप खामोशी से बैठे रहे। तो सिस्टम को डीरेल करने में मैं उनको पार्शियली ब्लेम करता हूं, लेकिन सिस्टम को डीरेल करने में उनका हिस्सा है। मैं जरा सा एक रिक्वेस्ट करूं कि चूंकि बड़ा हैवी एजेंडा है तो मुख्तसर गुफ्तगू करें, पोज भी दें ताकि दूसरा भी सवाल कर सकूं। मैं अब्बासी साहब से पूछता हूं कि सर,
ये जो हुकूमतें होती हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत है, PDM 1 की हुकूमत थी, या ये PDM 2 की हुकूमत चल रही है, उसकी कंटिन्यूएशन है, या प्रीवियस में मियां साहब की हुकूमत थी, ये इनफैक्ट कितनी पावरफुल होती है, जो कि हुकूमतों के अंदर भी हुकूमत होती है और असली हुक्मरान तो कुछ और होते हैं, तो इनको कितना मिलेगा कि ये चीजें अब अगर हाँ साहब, राना सनाउल्लाह के ऊपर अगर ये मंशियात का इल्जाम लगा, या फिर आप समझें कि दूसरे साथियों को पकड़ा गया, उठाया गया, मतीउल्लाह जान थे, असदूर थे, ये लोग थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये करवाया होगा या कुछ और लोग होते हैं जी जो करते हैं साहब? हाँ साहब, पाकिस्तान में ताकत का जो कॉरिडोर है वो आपको पता है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, सियासी लोगों के पास पावर नहीं है। इमरान खान साहब का मौकफ एक हद तक मैं समझता हूँ दुरुस्त था कि वो ताकत के उस मरकज के साथ मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं या बार बार जिक्र करते हैं, इसलिए कि शिकायत पाकिस्तान में सियासी पार्टियों को, सियासी जमातों को, सियासी जो ग्रुप्स हैं वो उसी ताकत कॉरिडोर के साथ हैं। तो आप आपस में मिल बैठ कर कोई बात तय भी कर लेंगे तो शायद उस वक्त तक उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते जब तक आपको बात वहां न करनी पड़े या वहां नेगोशिएशन करके कोई चीजें वहां आप तय नहीं कर लेते। तो इसलिए इन सारी सियासी पार्टियों को मिलकर उन्हीं के साथ बैठकर उन शिकायत पर बात करनी पड़ेगी जिन शिकायत का एक अरसे से जिक्र हो रहा है। ये जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब की आपने बात की या कुछ इस तरह की और बहुत सारे वाकयात मुल्क में साफियों की गिरफ्तारियां और सारी चीजों के पीछे आपको पता है सियासी हुकूमतों का कितना एक ज्यादा रोल है। ये तो ज़ाहिर है हमारी इंतजामी इदारे सही, कर रहे हैं और जवाब आ ये गया। इस तरह तो की आप चीजों रईस से साहब, बचने के लिए सर जो जी जी जवाब आ गया, तो आप रईस साहब प्लीज जरा इस पे कमेंट्स कर दें कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला ने जैनी मैरियट से, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात की और वहाँ शहजाद अकबर बैरिस्टर जो PTI के हैं, और उसके बाद मेजर आदल राजा को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए कहा। ये सर महज फोटो सेशन था, ये बरतानिया की तारीख में ऐसा कुछ हुआ? चूंकि अल्ताफ हुसैन के लिए इमरान खान साहब ने बड़ी तारीख लॉन्च की, फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी वापस आए, लेकिन वो वापस नहीं हुए। और क्या बरतानिया पाकिस्तान को ये दो अशखास या जो भी मतलूब अशखास हैं वो वापस कर देंगे, या वैसे ही ये एक फोटो सेशन था? देखिए जी, बरतानिया कोई ऐसे तो नहीं है कि पाकिस्तान के फाटा का हिस्सा है और जाके जो मर्जी कर ले वहां पर। बरतानिया एक आज़ाद मुल्क है और इनके यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। आपको मैं थोड़ी सी ज़रा एक जुर्रत के साथ एक बात बताना चाहूँगा जी कि जो राजा आदिल साहब हैं या आदिल राजा साहब हैं, या हमारे शहजाद जनाब अकबर, नहीं शहजाद अकबर को छोड़िए, अल्ताफ हुसैन साहब थे, अल्ताफ इसी साहब, तरह शहजाद अकबर भी हैं। ये हर मुल्क की जो एजेंसी होती है उसके कुछ एसेट्स होते हैं, तो मैं इस पर ज्यादा नहीं रोशनी डालना चाहूंगा। इतना बड़ा केस था कि 5 लाख पाउंड जो है वो कैश मिला अल्ताफ हुसैन के घर से और हीरे जवाहरात मिले, तो क्या बना उसका? कुछ भी नहीं बना, कुछ ना नहीं। बना था ना बनेगा। इसी तरह शहजाद अकबर है या आदिल राजा है, इनका भी कुछ नहीं बनना। हाँ, अगर हमारे पास बरतानिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक कुछ ऐसी चीज हो कि हम उसके बदले में कुछ उनको दे सकें, तो फिर वो अपने एसेट्स को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे रेमंड डेविस हमसे लेके चले गए थे पाकिस्तान से, बिल्कुल ठीक। वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर शहजाद अकबर हूँ, मेजर आदर राजा हूँ, इमरान रियाज हूँ, या वो बाकी जितने भी जर्नलिस्ट हैं या PTI के लोग हैं या अमेरिका में हैं, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक का अदारा है, उसका एक कन्वेंशन 1951 है, उसके मुताबिक लीगल कवर मिलता है, सियासी पनाह मिलती है। और चूंकि पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो कुछ हो रहा है, तो बरतानिया की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, होम डिपार्टमेंट को पता है, तो इन सब लोगों का कोई ना कोई लीगल कवर बहरहाल मौजूद है। और बरतानिया बदनाम हो जाएगा अगर कोई इस तरह का प्रोफाइल कोई हुकूमती या इस तरह की किसी को अपने मुल्क के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन या उसको कोई खतरा है तो वो वापस कर दे, तो इनकी अपनी रवैयात और अपने असूल और कानून भी उन पर भी क्वेश्चन आता है। अलबत्ता जैन मैरियट ने बड़ी स्माइल नहीं ऐसे बड़ी नहीं है, ऐसे बड़ा नहीं है, बड़ी ऐसे अच्छी नहीं है। स्माइल दी है, बड़ी अच्छी स्माइल दी है। उन्हें पता होता है कि यहाँ जो हमारे पाकिस्तानी है इनको फोटो चाहिए होता है, स्माइल वगैरह दी, तो इसका मतलब ये नहीं
कि वो सारी बातें मान गई थी कि वाकई इनको वापस किया जाएगा। बहरहाल जो भी पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उन्हें पाकिस्तान की इज्जत का, नामूस का, पाकिस्तान के आधारों दूसरा का खान साहब तनकीद जरूर करें, लेकिन ये फॉरेन ऑफिस के करने का काम है, और वजारत दाखिला की तरफ से बराह रास्त इस तरह के डॉक्यूमेंट से तलब करके देना, ये तो वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसी खबर बनाने की बात है। चलो हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज इंडिया में व्लादिमीर पुतिन ने जो एनुअल समिट है वहां का वो दौरा कर रहे हैं। जब वो वहां पर लैंड किया उन्होंने, तो हमारे पास वो वीडियो भी नजर आएगी जहाज से नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया, और उसके बाद फिर एक ही कार के अंदर उन्होंने सफर किया। 2 दिन का ये विजिट है, बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दफाई मायदा भी है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक रशिया और भारत का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी लुक आफ्टर रशिया करता है, लेकिन रशिया सुपर पावर उस तरह नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। और फिर यूरोप के अंदर यूक्रेन वार के बाद जो क्रैक्स पड़ गए हैं, जो यूरोपियन यूनियन या नेटो के साथ जो मायदा था अमेरिका का, उसमें वो 80 साल पुराना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एकदम 80 डिग्री से यू टर्न लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो इत्तेहाद भी यानी यूरोप के साथ अलायंस जो था वो अमेरिका का खतरे में पड़ गया। और यूक्रेन की 4 साल की जो जंग थी वो भी तकरीबन उसका नुकसान तो बहुत हुआ, रशिया का भी और यूक्रेन का भी, लेकिन लगता यही है कि रशिया वो जंग जीत रहा है। और सेम टाइम जो यूरोपियन, इनको ये कंप्लेन है कि बजाय ये कि अमेरिका हमारी सपोर्ट जारी रखे ताकि यूरोप को जो खतरात हैं रशिया से वो उसको रोका जा सके, उससे निबरत आजमा हुआ जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और फिर विटक्रॉफ्ट जो जाते हैं मॉस्को में और वो बिजनेस की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको भेजते हैं, और अब फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद मिलते हैं व्लादिमीर पुतिन से, जबकि यूरोपियन समझते हैं कि उन्होंने मैसेकर किया है यूरोप के अंदर, यानी यूक्रेन में, और उनके इलाके भी पता कर लिए। तो अभी पीस प्लान भी बहरहाल हो चुका है। तो एक तरह से रशिया ये जंग जीत रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के साथ जो मायदा हो रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, जिसमें S-400, S-500 और S-57 जो त्यारे हैं वो दिए जा रहे हैं इंडिया को, और ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के, और जो मई में जो मायदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई उसके बाद जो ऑपरेशन संदूर था उसका ही ये हिस्सा है सारा, और फिर MOU भी साइन हो रहे हैं। माय क्वेश्चन इज दिस कि इसको अमेरिका किस तरह देख रहा होगा, क्योंकि अमेरिका कह चुका है कि आप इंडिया को ऑयल नहीं खरीदना चाहिए रशिया से, लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा तेल खरीदा है। मेरे ख्याल में 2021 में जो तेल था या तजारत थी वो 13 बिलियन थी इंडिया की इसके साथ, रशिया के साथ, लेकिन 2024 में 69 बिलियन US के मुताबिक उन्होंने इनको ऑयल खरीदा है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें जो एक्सपोर्ट होती हैं रशिया से, वो इंडिया तो खरीद रहा है, वहां से चीजें भेज रहा है, रशिया जो है वो चीजें नहीं भेज रहा है। माय क्वेश्चन इज दिस कि पाकिस्तान के लिए रशिया और ये जो मायदे हो रहे हैं ये कितने खतरनाक हैं, कितनी वरिंग है, और फिर जो अमेरिका है जिसने स्ट्रेटेजिकली एक मायदा कर रखा है इंडिया के साथ, और 30 साल से इंडिया की अमेरिका के साथ जो दोस्ती है वो काफी आगे तक बढ़ चुकी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मामलात थोड़े से खराब हो गए इंडिया के लिए। तो आप इसको अमेरिका किस तरह देखेगा इस मायदे का? मैं सबसे पहले जावेद राठौर साहब को की तरफ चलता हूँ, या उनका जो विजिट हो रहा है इसको किस तरह देख रहा होगा इंडिया अमेरिका? देखिए, ये जो पुतिन का विजिट है ये उनका 23rd बायलैटरल समिट थी उसके अंदर आए। वो उससे पहले 2021 में आए थे, उसके बाद ये आए यूक्रेन वार के बाद। और मेरा ख्याल है जो मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो अपने मफादात के ताबे होते हैं, और जो भी आज़ाद मुल्क होते हैं जिनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है तो वो अपने ताल्लुकात को हर एक मुल्क से रखते हैं जहां उनके ताल्लुकात जरूरी होते हैं। अब देखें ना, जिस तरह आपने जिक्र किया कि इंडिया की जो
रूस के साथ बायलैटरल ट्रेड है वो 69 बिलियन है। अब 69 बिलियन में से तकरीबन 64 तो 69 बिलियन का इन्होंने तेल खरीदा है, गैस खरीदी है, जो कुछ भी खरीदा है 69 मतलब ज्यादातर गैस ही खरीदी है, तो 69 बिलियन है, लेकिन उसका फायदा रूस को है, जबकि जो इंडिया है वो रूस को सिर्फ 5 बिलियन तक की प्रोडक्ट्स देता है। और साथ ही साथ ये भी देखें ना आप, इंडिया और अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड है वो कोई 212 बिलियन के लगभग है, और उसमें से भी जो है वो 129 बिलियन जो है वो अमेरिका के हक में है, वो इंडिया खरीदता है, जबकि जो अमेरिका है वो इंडिया से टोटल 84 बिलियन लेता है। तो इस तरह अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात भी हैं, रूस और अमेरिका के ताल्लुकात और रूस और इंडिया के ताल्लुकात भी हैं। तो ये ना दुनिया जो है अभी ट्रेड के हवाले से ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और इसमें हर एक को अपना बैलेंस रखना पड़ता है। और अगर आप ये कहें कि अगर वो पुतिन उधर चला गया और हालात बदल जाएंगे, कोई अमेरिका के खिलाफ कोई फोरम बन जाएगा, कोई ग्रुप बन जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। अमेरिका भी अपनी चीजें इंडिया को बेच रहा है, रूस भी बेच रहा है, तो ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए हैं, बेहतर नहीं हुए हैं। 30 साल से इंडिया ने कोशिश की थी कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। आपको 71 की जंग याद होगी, जब रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की हमायत की थी खुलकर। उसी वक्त जो अमेरिका था उसने अपना जो नेवी की फ्लीट थी वो इंडिया को डराने के लिए और पाकिस्तान की हमायत के लिए भेजी थी। तो मेरा सवाल ये था कि ये ताल्लुकात मजीद खराब हो जाएंगे इंडिया के साथ, मोदी के साथ, अमेरिका के इस मायदे के बाद, ये जो MOU साइन हो रहे हैं ट्रेड के, आर्म्स के, या बिजनेस एज यूजुअल रहेगा? मेरा ख्याल है, मैं उसी तरफ आ रहा था, मेरा ख्याल है कि बिजनेस एज यूजुअल रहेगा, ज्यादा खराब होने के इम्कानात नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया भी जो है वो अमेरिका से बहुत कुछ लेता है। 129 बिलियन डॉलर की जो चीजें हैं वो इंडिया अमेरिका से लेता है। अभी अमेरिका ने जो इंडिया के साथ इंडिया और अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत भी बहुत सारी चीजें जो है वो इंडिया अमेरिका से जवाब आ गया सर, जवाब आ गया। यू हैव सेड ऑलरेडी। अच्छा, तो अगर इससे क्विकली आप इस पे कमेंट्स कीजिएगा, कैसे देख रहा है पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला? मेरे ख्याल में जी देखिए, ये इंटरनेशनल इसका एक इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान तो इसमें एक छोटा सा प्लेयर है रीजन का, पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट होगा। आई थिंक के राठौर साहब ने इसको बड़ा अच्छा सम अप कर दिया है। इसमें 3-4 पॉइंट्स मैं रेज करना चाहूँगा कि ये जो है ना, ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस टेस्ट है इस वक्त पूरे इस रीजन के लिए। ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस टेस्ट है। पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, इसमें जो भी कुछ तब्दीली आएगी उसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान नहीं देखेगा, बल्कि जैसे राठौर साहब ने कहा ना, ग्लोबल विलेज हम बन चुके हैं। इसमें अमेरिका भी सफर होगा, रशिया भी सफर करेगा, इंडिया भी सफर करेगा, पाकिस्तान भी सफर करेगा, और अगर सैंक्शंस लगती हैं फर्दर रशिया पर, इंडिया पर, तो यूरोप भी सफर करेगा। फिर सही आप देख लें कि जो यूक्रेन की वॉर है, वो सैंक्शंस जो ही शुरू हुई हैं तो अब यूरोप ने सफर किया, और जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो रॉकेट हाई चली गई हैं। किस तरह चली गई हैं? अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन जो आएगी, वो अब वो बेशक इसमें जो इंडिया और यूएस के दरमियान अगर आ जाती है तो फिर सैंक्शंस और टैरिफ्स को फिर वो लेकर आएंगे, रशिया के खिलाफ भी और इंडिया के खिलाफ भी। और उनका जो वो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, रिलॉस जो है, और जो काटसा है, काउंटरिंग अमेरिका's एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, अब ये सारी चीजें फिर जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो अमेरिकन जो है वो पर्टिकुलरली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो तो एक किस्म का बड़ा बुलिश किस्म का जो है वो अप्रोच रखते हैं। वो तो डराते हैं, धमकाते हैं, धमकियां देते हैं
मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और ये टैरिफ का पर जो है जब इम्पैक्ट होगा तो फिर उसका जो है उसके जो है नताज निकलना शुरू हो जाएंगे। एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है पाकिस्तान के हवाले से जो आपने बात की है। जी अगर ये S-400 लेते हैं फाइटर्स, या Su-57 ये लेते हैं, मिसाइल्स लेते हैं, और ये Su-57 फाइटर्स लेते हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए कि डायरेक्ट थ्रेट होगी। लेकिन ये वारहेड, ये मिसाइल सिस्टम को ले जाने वाले हैं ना, ये जो जी जी, ये Su-400 जो है सुखेरा ये मिसाइल, सुखेरा जी समथिंग, जी जी बिल्कुल। 57। तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में ये बता दिया, और अभी रिसेंट जो इंडिया का जो एक अनफॉर्चुनेटली क्रैश हुआ वहां पर एक प्लेन, तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ असले की सिर्फ जंग नहीं है, ये पायलट की स्किल्स और उनका पैशन और उनकी जो जुर्रत है, ये उसका भी इम्पैक्ट होगा। और फाइनली मैं ये कहूंगा सिक्योरिटी कंसर्न्स के बाद ये डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग की जरूरत है इस वक्त। पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है, जैसे राठौर साहब ने राइटली कहा है कि इंडिपेंडेंट मुल्क अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज रखते हैं। अब अगर इंडिया ट्रीट कर सकता है इस इशू को सैंक्शंस के बावजूद रशिया के खिलाफ, वो 69 बिलियन का डॉलर का जो है ना ऑयल लेता है, तो पाकिस्तान, व्हाट इज द रीजन दैट पाकिस्तान डज नॉट गो फॉर चीपर ऑयल? पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, ईरान से चीपर ऑयल लें, लेकिन ईरान के खिलाफ सैंक्शंस हैं तो हम जो है ना वो ट्रकों के जरिए और बसों के सर जरिए। जवाब आ गया। जरा इजाज अब्बासी साहब से कमेंट्स ले लेते हैं। हम कहीं ना 3 में ना 13 में है, हम तो सारा डिपेंड करते हैं अमेरिका के ऊपर इस वक्त, या फिर हम चीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो व्हाट डू यू सी के ये हमें बादर करना चाहिए ये सारा जो दौरा हो रहा है इस हमारे ऑपरेशन नेबर? ये जो पाक भारत झड़प हुई थी, इसके बाद अमेरिका और भारत के दरमियान डेफिनेटली ज़ाहिर है ताल्लुकात कुछ मामूल के मुताबिक उस तरह नहीं रहे, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत बहुत बड़ी मंडी है और दुनिया के तमाम ममालिक भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए वो ज़ाहिर है दौड़ में लगे रहते हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान जो दूरियां हैं उससे फायदा उठाने के लिए रूस बार बार, वैसे भी रूस से और ईरान से तो भारत मुसलसल एक अरसे से गैस और तेल और इस तरह की चीजें खरीद रहा है, और अमेरिकी दबाव के बावजूद उससे वो पीछे नहीं हट रहा। तो मैं समझता हूं कि इस दौरे से थोड़े बहुत ताल्लुकात पर अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर मजीद असर पड़ेगा, वो ताल्लुकात और ज्यादा थोड़े बहुत बिगड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका भी इस बात को समझता है कि भारत जैसे दुनिया के बहुत बड़े आबादी वाले मुल्क के साथ लंबी देर तक ताल्लुकात बिगाड़ कर उसके लिए भी मिसाइल पैदा होंगे, उसकी माशियत, उसकी जो इंडस्ट्री है उसका डिपेंड भारत के ऊपर करता है। और खासकर ये जो टैरिफ के मामलात हैं, सदर ट्रंप की तरफ से पिछले अरसे में इतला आई थी कि वो भारत का दौरा करने वाले रहे हैं और टैरिफ भी नीचे लाएंगे। अगर ज़ाहिर है अगले मरहले में वो देखेंगे कि रूस ने अगर भारत को ज्यादा अपने असार में ले लिया है, ज्यादा कुर्बत इन दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही है, तो अमेरिका को डेफिनेटली भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए टैरिफ भी कम करना पड़ेगा, और वो जो जहां जहां जिन जिन सेक्टर में ग्रीवेंसेज हैं वो दूर करके अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात बल्कि स्ट्रेटेजिकल डेप्थ वाले ताल्लुकात हैं उनमें लंबी देर तक दूरियां ना तो भारत के फायदे में होंगी और सही। ना अमेरिका के फायदे में। जैसे यहाँ पर तो एक और इसलिए इनको सिनारियो भी है, मामूल पर लाना उनकी मजबूरी है दोनों मुल्कों की। यहाँ पर एक सिनारियो और भी है कि चीन अलोंग विद रशिया एंड इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि भारत डज नॉट ट्रस्ट चीन, चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, जबकि अमेरिका के साथ वो ट्रस्ट करना था। उसने 30 साल में, जैसे मैंने कहा, बड़े ताल्लुकात बिल्डअप किए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मामला उसके लिए भी वहां भी खराब हो रहे। आपने आलमी मंडियों या सुपर पावर की बात किया, तो मैंने इसके कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर निकाले, आप हैरान हो नहीं, जाएंगे कि अमेरिका इस वक्त जो उसकी जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। चीन की 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। जर्मनी की 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। जापान 4.3 ट्रिलियन है, जबकि इंडिया की 4.1 ट्रिलियन जीडीपी है और यूके की 3.9 है। जबकि रूस, जिसको हम समझते हैं कि वाकई सुपर पावर है, इनफैक्ट वो 9वें नंबर पर आता है, जिसकी जीडीपी जो है 2.5 ट्रिलियन है। इस वक्त मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप ये देखें कि
जो यानी ग्रेट पावर्स हैं, मसलन ग्रेट पावर्स में अगर हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें या रशिया की बात करें, तो उसकी डेफिनेशन पर रशिया भी पूरा उतरता है, चीन भी पूरा उतरता है और अमेरिका भी पूरा उतरता है, लेकिन इंडिया नहीं पूरा होता। यानी ग्रेट पावर्स का मतलब कि वो कि उसकी पॉलिसी किसी दूसरे मुल्क की वजह से फॉरेन पॉलिसी या दाखिली पॉलिसी तब्दील नहीं होती, और उसके पास इनाफ रिसोर्सेज होते हैं, या वो जंग में चला जाए तो उसके पास एसेट्स ज्यादा होते हैं, रिसोर्सेज काफी ज्यादा होते हैं, और दुनिया में किसी जगह भी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे मुल्क को। तो ये तीनों मुल्कों के पास ये ग्रेट पावर होने की बहरहाल ये ताकत मौजूद है। मैं कश्मीर के हवाले से चलता हूँ, कश्मीर का सेगमेंट रह गया। जावेद साहब अगर कोई कमेंट्स करें, मेरा कश्मीर का सेगमेंट रह जाएगा। हमारे कश्मीरी लोगों की नजरें आपके आजाद, जब से आपके वो दोस्त भाई या भतीजे प्राइम मिनिस्टर बने आजाद कश्मीर के, तो लोग जो है वो बहरहाल सुनना चाह रहे हैं कि कश्मीर, और एजाज साहब की बड़ी स्किल्स है। मेरा सवाल सबसे पहले एजाज साहब आपसे ही है, आजाद कश्मीर में नई हुकूमत बनी है, इसमें अवाम के लिए क्या है, और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह या एक रुकन मतलब एक्टिव मेंबर जो थे शौकत नवाज मीर, वो तनकीद की जद में है कि मुमताज राठौर साहब वज़ीर आज़म साहब उनके घर चले गए, और फिर वो सफाइयां दे रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पीपल पार्टी तो कहीं इनके बैक पे नहीं थी, ये जो कुछ हुआ आजाद कश्मीर में 29 सितंबर को। दूसरा मुझे आप ये बता दें कि ये जो प्राइम मिनिस्टर तो को यानी साबिक अनवार उल हक को हटाने में तो नू लीग ने वोट दिया था अदम एतमाद में, और नए प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट दिया, तो वो 9 सीटें अलग सरदार अतीक साहब वो किस तरह अपोजिशन लीडर बन गए विद इन नो टाइम, और 14 सीट अपोजिशन वाले की पीटीआई की थी, वो नहीं बन सके अपोजिशन लीडर। तो इस सारे गंदे खेल को आप किस तरह पोर्ट्रेट करेंगे? हाँ साहब, ये खान साहब अपोजिशन लीडर बदलने में आजाद कश्मीर में कानून कवायद तो चलो अपनी जगह जो भी मौजूद होगा, लेकिन तर्ज अमल बहुत गैर इखलाकी इख्तियार किया गया है। आजाद कश्मीर असम्बली की अपोजिशन में 23 लोग बैठे हुए हैं। वजीर आजम को बनाने के लिए और हटाने के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी है कि आपको कुल ऐवान का 51% लोगों की अक्सरियत साबित करनी पड़ेगी। तो अगर इसी उसूल को मद्देनजर रखा जाए तो फिर तो अपोजिशन लीडर को हटाने या लगाने के लिए भी को कुल अपोजिशन के 51% तो होना चाहिए। तो वो 51% बनते हैं 12-13 लोग, 23 में से अगर आप देखें 12 तो कम से कम बनते हैं। तो यहाँ हालत यह है कि मुस्लिम लीग नून ने पहले वजीर आजम हटाया, उसके बाद अपने 9 लोगों के वसादत से उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी, और 10 पूरा करने के लिए उन्होंने सरदार अतीक साहब को शामिल किया, और स्पीकर साहब ने बगैर कोई हेल उजत किए, बगैर कोई उनको टाइम दिए, बगैर कोई वेरिफिकेशन किए, अगले 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके, यानी आप ये समझें कि अपोजिशन के कुल अरकान के 50% तो दूर की बात है, 40% लोगों की सिफारिश पर स्पीकर ने आजाद कश्मीर का अपोजिशन लीडर तब्दील कर दिया। ये सारा कुछ एक इनके दरमियान कमिटमेंट थी, तय था। एक ग्रुप ने हुकूमत बनानी थी, दूसरे ग्रुप ने अपोजिशन में आकर बैठना था। अगले मरहले में इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, कुछ आईनी और पोस्टें हैं उनके ऊपर इन्होंने तैयारियां कर रही हैं, और मिलकर आने वाले इलेक्शन भी इन्होंने लड़ने हैं। और आजाद कश्मीर में इन्होंने वही पाकिस्तान वाली पॉलिसी, जिस तरह पीटीआई को इधर से ज़ाहिर बेदखल करके उन्होंने साइड दीवार के साथ खड़ा किया, वो आजाद कश्मीर में। दूसरी बात यह है कि वो अपने वज़ीर आज़म साहब के हवाले से पूछा था, उनका 8-10 दिनों का जो हुकूमत चलाने का, आगे ले जाने का, सिस्टम को आगे ले जाने का तर्ज अमल व फिलहाल इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है। ये बात ठीक है कि अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से काबीना में डिस्कस हुआ है, जो उनके मुतालबात थे उनको मंजूर जरूर किया गया है, लेकिन अभी तक स्टेप फॉरवर्ड कोई चीज नहीं हुई। काबीना की तादाद 20 करने के अलावा कोई एक मसला भी, कोई एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है जो अभी तक पूरा किया गया। और फैसल मुमताज राठौर साहब जो शौकत नवाज मीर साहब के घर गए, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी से, उनको तनकीद का जरूर सामना करना पड़ा। लेकिन इन्होंने इसमें भी एक सियासी गेम ये है कि कुछ लोगों की राय ये है कि वज़ीर आज़म को जो कि पता है कि 1 महीना रह गया उस मायदे की मुद्दत में, 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए, तो 1 महीने के अंदर वो जो मुतालबात माने गए थे उनका तो हल निकलना शायद मुश्किल होगा। इसलिए वज़ीर आज़म एक गुड जस्टिस लेकर वहां गए हैं कि अवामी एक्शन कमेटी से
मजीद कुछ स्पेस लें, थोड़ा सा मजीद टाइम लें, क्योंकि ज़ाहिर है 30 दिनों के अंदर तो ये मुतालबात पूरे नहीं होने। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिलहाल उन्होंने उनके घर जाकर एक अच्छा जस्तर दिया है। आजाद कश्मीर में उन्होंने बिल्कुल आज बाद में एक बड़ा अच्छा जलसा करके लोगों को बाहर निकाला, और इससे तासर ये है कि आजाद कश्मीर में पिछले 2-2.5 सालों में जो सियासी कारकुन बिल्कुल इस सिस्टम से बिल्कुल लाताल्लुक होकर अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिल गए थे, अब वो दोबारा निकल कर अपनी अपनी पार्टियों के करीब आना शुरू हुए हैं। लेकिन ये एक टेस्ट केस है कि अगर उन कारकुनों के लिए हौसला अफजा कोई पैगाम इस हुकूमत की तरफ से आता है तो कारकुन एक्टिव होकर अपने अपनी पार्टियों के साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर नहीं आता तो आपको पता है ज़ाहिर है फिर जब तक अवामी एक्शन कमेटी, तो अभी उसका वो ताकत कमजोर नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। हाँ, ये हुकूमत चाहे और ये सियासी पार्टियां मिलकर उनके वो मुतालबात मंजूर करके लोगों से उनको दूर कर दें तो अलग बात है। अगर ये मुतालबात मानेगी नहीं तो अवामी एक्शन कमेटी को पहले से भी ज्यादा आजाद कश्मीर में ताकत मिल सकती है। ठीक है, इसलिए कि आजाद कश्मीर में राय के नाम से लोग बुरी तरह तंग है और कोई इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू सर। हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं, 2-2 मिनट में देता हूँ। एक क्रेडिट मुझे तो कुरैशी साहब को देने दीजिए कि इन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि शबाना महमूद होम मिनिस्टर बन गई हैं, तो ये इन्होंने कहा था कि कोई जरूर ऐसा गंदा काम होगा जो ये कहा जाएगा जी हमने इमिग्रेंट्स को ही बना दिया। तो वो शबाना महमूद ने बरतानिया में जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है वाकई बहुत सख्त मुतारफ करवाई है, वाइट पेपर अभी वो कानून नहीं बना। तो कुरैशी साहब, आप ये जो बरतानिया में पाबंदियां हैं जो इमिग्रेशन की आई है, उस वाइट पेपर को आप किस तरह देख रहे हैं, लेबर पार्टी की हुकूमत को किस तरह देख रहे हैं, आप पहले बताएं और फिर अमेरिका में जो पाबंदियां इमिग्रेशन पे या इमिग्रेंट्स पे लग रही हैं उसको मैं जावेद राठौर साहब से पूछूंगा। जी तो कुरैशी साहब, आवाज नहीं आ रही, आवाज रह जी गई। जी जी बिल्कुल, माय अपॉलॉजीज। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये अमेरिका में भी ऐसे हुआ कि बहुत सारे जो जंगों के काम करवाने थे, जो फैसले करवाने थे, बाराक ओबामा को लाया गया। और इसी तरह यहाँ पर भी जो है आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक हिंदू कम्युनिटी से या बीएमई कम्युनिटी से लाया गया और उससे कई काम करवा लिए गए। और अब जो बात है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जब बीएमई कम्युनिटी के लोग किसी आला पोजीशन पर आते हैं तो वो फिर अपने ही लोगों की बैक में जो है वो छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं, बैक स्टैबिंग शुरू हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई लेबर पार्टी से किसी को भी इस वक्त अच्छाई की तवक्को है, क्योंकि इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पर, बल्कि इंटरनेशनली एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग जो है वो पॉपुलिस्ट होते जा रहे हैं और जो अवाम को चीज पसंद है वो बोलते हैं और करते वो हैं जो उन्होंने करना होता है। एक तो ये बात है, और दूसरा सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत हो चुकी है। ये डिपोलराइज करने की जरूरत है सोसाइटी को, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो। वगरना मैं ये देख रहा हूं कि जो ब्लडी रेवोल्यूशंस हैं, चाहे वो बरतानिया हो या अमेरिका हो या कश्मीर हो या ये ब्लडी रेवोल्यूशंस अब हमारे डोर स्टेप पर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या सजेशन देते हैं अपने माइनॉरिटीज को या अक़लियतों को या इमिग्रेंट्स को कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और इस तरह की जो वाइट सुप्रीमेसी है या जो रिफॉर्म पार्टी का जोर है उसको तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जी, दे नीड टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टी बाहर बैठकर तो कुछ भी चेंज नहीं लाई जा सकती। इनको जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनका हिस्सा बनना होगा। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस बनते हैं वो जाकर फिर उसी जो है ना जी वो ट्यून पर उसी पर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जावेद राठौर साहब, जो 19 ममालिक पर पाबंदी लगी है जिनमें ईरान भी है, अफगानिस्तान है, दीगर ममालिक हैं, वो तो नेचुरलाइजेशन या उसको कहते हैं कि परमानेंट या ग्रीन कार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो बंद हो गया। पाकिस्तान या इमिग्रेंट्स के लिए वहां डोनाल्ड ट्रंप ने कौन कौन सी वैसे पाबंदियां वीजे के हवाले से मुतारफ करवाई है? ये देखें 19 नहीं, टोटल 24 ममालिक हैं। कुछ पे इमिग्रेशन की पाबंदियां हैं, कुछ पे और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगी हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उस ज़मरे में आता है। कुछ अनाउंस तो नहीं किया गया पाकिस्तान का नाम, लेकिन इमिग्रेशन लॉज में ऐसी चेंजेस की गई हैं जिसकी वजह से ज़ाहिर है पाकिस्तान भी मुतासर होगा। और जो लोग नए वीजे अप्लाई कर रहे थे उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। बिजनेस के लिए जो लोग आते थे उनके लिए भी
प्रॉब्लम होगा। और ये ओवरऑल एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जिस तरह कुरैशी साहब ने कहा, ये सारी दुनिया में एक फिनोमेना, एक ट्रेंड बन गया है कि जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, मैं तो इसको पॉपुलिस्ट नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा एक डेमोगाग्री है कि यानी लोगों को आप कहते कुछ और है और करते कुछ और है, अमलन आप कुछ और करते हैं। एक किस्म की हिपोक्रेसी चल रही है इक्तदार के लिए, सियासत के लिए, तकरीबन हर मुल्क के अंदर। तो इसका जो हल है वो यही है कि जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे से दूरियां खत्म करें, एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। अब जैसे अमेरिका में जो पाकिस्तानी आ गए या इंग्लैंड में आ गए, तो जाहिर है इनकी जनरेशन ने यहाँ ही रहना है, वो इन्हीं का पार्ट एंड पार्सल है। वो इनके मसाइल को जिस तरह देखे ना, हमारे न्यूयॉर्क में जोरान ममदानी जो जीते हैं, तो उन्होंने लोगों के मसाइल की बात की, आम लोगों के मसाइल की बात की। हालांकि वहां मुसलमान 1% भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों जीत गए कि उन्होंने लोगों की बात की, उन्होंने इंक्लूजन की बात की और आम लोगों की बात की। तो और मेरा ख्याल डेमोक्रेसी इसी की तरह बात हम लोग जो अमेरिका में, यूरोप में रहते हैं, तो हमें इनके मसाइल पे बात करनी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी को जो हम बार बार पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी या वोट की ताकत को तस्लीम करना पड़ता है। पावर ऑफ रिवोल्यूशन, लोगों के वोट को अहमियत देनी पड़ती है। आज जॉर्जिया में जॉर्जिया की स्टेट पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 21 साल नौजवान पाकिस्तानी निजात वो जॉर्जिया की स्टेट का एमपी बन गया है। यानी सिर्फ 21 साल उसकी उम्र है और ये 5वां मुसलमान है। जो पहले फारूक साहब थे वो मेरे ख्याल हार गए थे, 2026 में वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन 5 मुसलमान जॉर्जिया की रियासत में एमपी बन गए वहां पर। और ये देखें 21 साल की उम्र है, लेकिन यहाँ का माशरा जब वोट को इज्जत दो या वोट को अहमियत देता है, तो इस तरह के भी, जैसे जोरान ममदानी की आपने बात की, वैसे जॉर्जिया का वो 21 साल मोहम्मद अकबर खान उसका नाम है, वो बन गया है एमपी। तो ये एक पॉजिटिव नोट है। आज के लिए बस इतना ही। एजाज अब्बासी साहब, तो कुरैशी साहब, जावेद राठौर साहब अमेरिका से मेरे साथ